नमस्कार, आंख कान खोल के मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और बात सबसे बड़ी खबर की जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत ले आया गया है। एनआईए की टीम आखिरकार भारत ले आई। अब खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। कुल मिलाकर राजनयिक मोर्चे पर भारत की बड़ी कामयाबी है। आगे क्या होगा? पहले तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा, फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगी। अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद राणा को हाई सिक्योरिटी वाले वार्ड में रखा जा सकता है। इंडिया न्यूज भी आपको राणा से जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार दे रहा है। आगे कुछ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर भी आपके पास जाएंगे, लेकिन आपको लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं जो उस तहव्वुर राणा की हैं जिस तहव्वुर राणा ने भारत में 2008 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट में एक अहम रोल निभाया था, जिसको सीधे सिग्नल लश्कर तैयबा की तरफ से मिल रहे थे, यानी हाफिज सईद की तरफ से मिल रहे थे। हाफिज सईद तहव्वुर राणा से हुई पूछताछ के बाद एक बार फिर से घेरे में आएगा और भारत पूरी कोशिश करेगा कि अब हाफिज सईद को दुनिया में बेनकाब किया जाए, पहले जितना उसके बारे में दुनिया जानती है, क्योंकि वो पहले से ही ग्लोबल टेररिस्ट है। लेकिन अब उसकी सच्चाई सामने लाने का तहव्वुर राणा के जरिए मौका होगा। तहव्वुर राणा जो कि डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिला हुआ था, उसका जानकार था, लेकिन तहव्वुर राणा कौन था ये भी समझते चलिए। ये जो चेहरा आपको दिख रहा है, ये तहव्वुर राणा मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बना और फिर पाकिस्तानी आर्मी में इसने डॉक्टर के तौर पर सर्विस दी। 2001 में ये अपनी सर्विस छोड़कर अपनी पत्नी, जो कि वो जिसकी बीवी भी डॉक्टर है, उसके साथ कनाडा चला गया और कनाडा की इसने नागरिकता ग्रहण कर ली। लेकिन उसके बाद भी तहव्वुर राणा पूरी तरीके से लश्कर तैयबा और उसके ऑपरेटिव्स टेररिस्ट के संपर्क में रहा। यही उसकी एक बार फिर मुलाकात डेविड कोलमैन हेडली से हुई, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर भारत में अलग अलग जगह चुनने की कोशिश की जहां पर वो धमाके कर सकते थे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। आतंक का टेरर तहव्वुर, टाइम खत्म। मुंबई का गुनहगार, सलाखें तैयार। राणा 26/11 का दोषी, अब मिलेगी फांसी। आ गया देश का दुश्मन, बदला गिन गिन। आखिरकार हिंदुस्तान का बरसों पुराना इंतजार खत्म हो गया। वो तहव्वुर जिसने हिंदुस्तान को कभी न भुलाने वाला जख्म दिया, आतंक का वो खौफनाक चेहरा जिसने माया नगरी कही जाने वाली मुंबई को रक्त रंजित कर दिया था, वो दहशतगर्द राणा अब भारत लाया गया है। अब राज खुलेंगे, पाकिस्तान से जुड़ा एक के बाद एक पर्दाफाश होगा, आईएसआई की एक एक साजिश का खुलासा होगा। जी हां, 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम भारत पहुंच गई है। इसी के साथ भारत ने साबित कर दिया कि देश का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसे झंझोड़ कर देश की जनता की चौखट पर लाया जाएगा। हिसाब होगा और बराबर होगा। क्या वो बिना आईएसआई चीफ के काम कर रहे थे उसकी मर्जी के बगैर? और क्या वहां की आईएसआई बिना वहां की आर्मी चीफ के बगैर ये सारा कांड कर सकती है, इतना बड़ा अटैक? तो मैं समझता हूं वक्त आ गया है। इनको भारत ने एक क्लियर मैसेज दिया है, आप दुनिया के किसी कोने में भी छुप के रहिए, भारत आपको गले से पकड़ के लाएगा और आपको आपके जुर्मों के लिए अकाउंटेबल बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। तहव्वुर राणा जो प्लॉटर मास्टरमाइंड इस 26/11 के अटैक का है, तो उसको यहाँ लाके उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। इन सब के बीच देश भर से आवाज उठ रही है कि मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। जब पीएम मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, तब से लगातार तहव्वुर को भारत लाने की कोशिशों में वो जुट गए थे। मोदी की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि देश का दुश्मन आज देश की गिरफ्त में है। अब सवाल होंगे,
मुंबई को दहलाने के पीछे आईएसआई, हाफिज सईद, डेविड कोलमैन हेडली और पाकिस्तान से जुड़े एक एक राज का खुलासा होगा। खून के एक एक कतरे का हिसाब बराबर होगा। जिन लोगों ने अपनी आंखों से मुंबई में बम धमाकों का वो मंजर देखा था, उनकी आंखों में अब सुकून है, चेहरे पर खुशी और यादों में वो अपने हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये ट्रेन थी 12:05 की थी, कितने की थी। अभी हम लोग मतलब जैसे कि वही खा पी के थोड़ा सा मतलब सब कोई बैठे थे, मतलब कि अब ट्रेन आने ही वाली थी, 11:15 बजे की लगभग शायद। तब तक मतलब एकाएक फायरिंग होने लगी, हम लोग को पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बाद फिर एकाएक पूरा जैसे कि वो ग्रेनाइट मतलब होने लगा पूरा, और उन लोग का शरीर पूरा चुभने लगा। तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है, चुभने लगा पूरा, और सब कोई भागने लगा, भगदड़ मच गई। फिर इसके बाद हम अपने बच्चे को लेकर हम भागने लगे। हस्बैंड सोए थे बेचारे वो, अब उनको हमको AK-47 लग गया, उठ के बैठे, उनको दिमाग में लग गई और मतलब उसी का मतलब। तहूर राणा को फाइनली इंडिया लेकर आ रहे, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारी इंडिया की। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और US गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहूर राणा आ रहा है। उससे काफी इंफॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे, जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे, उन सभी का सामने नाम अभी आएगा। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी जीत मिल रही है। तहूर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की। आज इतने करने वाले एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन जो अमेरिका में था, छुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे। वो उसके ऊपर राज खोलेगा सब मास्टरमैनों का। जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान बैठे, हाफिज सईद है, दाऊद है, लखवी है, और भी बैठे गुने सुने और भी है। डेविड हेडली तो अमेरिका में जेल में हो 35 साल की। ये राज खुलने बाद मालूम पड़ेगा और कितने कितने लोग अंदर है। उसको तहूर राणा को जब फांसी दोगे ना, तो अपना देश हिंदुस्तान एकदम जय जयकार होगा। तहव्वुर को भारत लाना कोई एक झटके का काम नहीं था। असल में मोदी सरकार ने इसके लिए 2019 में पुरजोर कोशिश शुरू कर दी थी। अगस्त 2024 अमेरिका की 9वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने तहव्वुर के भारत प्रत्यर्पण का आदेश बरकरार रखा। नवंबर 2024 राणा ने समीक्षा याचिका दायर की। जनवरी 2025 US सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया। मार्च 2025 राणा ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए एक आपातकालीन याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी ठुकरा दिया। 7 अप्रैल 2025 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर की अंतिम अपील खारिज। राणा को प्रत्यर्पित करने की सभी कानूनी बाधाएं खत्म। तो इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंडिया न्यूज भी तहव्वुर से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। देश के दुश्मन से अब चुन चुन के बदला लिया जाएगा। खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर भारत की एजेंसियों की निगाहें लगातार कई सालों से लगी रहीं। 2019 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के लिए लगी हुई थी। कई खास मेहमान, चेहरा आप सबका देख रहे हो। मेरे साथ सुधाकर सुरातकर, पूर्व अधिकारी मुंबई पुलिस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, पूर्व DG रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ संजय कटार विक्टिम के तौर पर जुड़ेंगे। सुरेंद्र सिंह, पूर्व NSG कमांडो, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी और जावेद, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले जावेद, मैं आपका रुख कर लेता हूं। जो जानकारी लगातार कल से आप ट्रैक कर रहे हैं, अभी क्या स्थिति है तहव्वुर राणा को लेकर? देखिए राजीव, जितनी क्यूरियोसिटी आपके अंदर है ठीक उसी तरीके से पूरा देश ये देखना चाहता है, और ये अब इस गेट की तरफ सबकी निगाहें कि कब जो है तहव्वुर राणा को लेकर जो एजेंसी है वो बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है, और अब सिक्योरिटी के तौर पर किस तरीके से कैसे बाहर निकाला जाएगा, जो जानकारी मिल रही वो देखना है। फिलहाल जो जिस तरीके से तहव्वुर राणा को की तलाश जो एक 16 साल करीब 16 साल से एक लंबे
समय से सेंट्रल एजेंसी को थी और साल 2009 में जिस तरीके से मामला दर्ज होने के बाद 26/11 आतंकी जो पूरी तरीके से एक टेरर मॉड्यूल था, जिसमें एक लंबे साजिश के बाद इस तरीके के टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इसमें कितने लोगों के रोल थे, ये इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की लश्कर तौयबा आतंकी संगठन, इसके अलावा हुती, इसके अलावा आपको तौर राना, डेविड कॉलमैन हेडली, उसके बाद यहां पहुंचने वाले 10 वो आतंकी जिन्होंने जो यहां पर तकरीबन 173 बेकसूर लोगों की जान ली। इसके अलावा 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस आतंकी हमले में मुंबई पुलिस के जवान शहीद हुए। उसके बाद 26 से लेकर 28 नवंबर यानी कि 26 नवंबर से 28 नवंबर तक इन्होंने आतंक का पूरा एक जो मॉड्यूल है उसको अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल इसके बाद जो एनएसजी ने जब कमान संभाली तो आतंक के इस खेल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अजमल कसाब के तौर पर एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। लेकिन तौर राना जो है वो बहुत ही शातिराना तरीके से इस पूरे साजिश में शामिल था और डेविड कॉलमैन हेडली को अपने फर्जी जो प्लेसमेंट कंपनी उसके तौर पर उसने भारत भी भेजा था, जिससे कि किसी को शक ना हो। साल 2009 में एनआईए इस पूरे मामले में मामला दर्ज करती है, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। जो साल 2019 और साल 2020 की जो एक लड़ाई थी सेंट्रल एजेंसीज की, जिस तरीके से उन्होंने एक पूरे इस केस को लेकर, इस केस से जुड़े हुए एक टेक्निकली एविडेंस के तौर पर, उसके बाद बयान के तौर पर इस केस में क्या अपडेट रहा, किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तौयबा हुती ने अपने नापाक साजिश को अंजाम दिया, इस पूरे रिपोर्ट को अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के कोर्ट में पहुंचाया गया एक नोट के तौर पर। उसके बाद 20 तारीख को 20 साल 2020 में अस्थायी तौर पर गिरफ्तारी की भी मांग की गई भारत की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सेंट्रल एजेंसी एनआईए की एक बहुत बड़ी जीत है और साथ ही भारत सरकार की बड़ी जीत है। मैं मनोहर का रुख कर लेता हूं, आप बने रहिए, आज भूला जा सकता है क्योंकि आज बने रहिए मेरे साथ। मनोहर का भी रुख कर लेता हूं, एनआईए दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। मनोहर, एनआईए की टीम की एक्टिविटी इस वक्त काफी तेज ही होगी और एनआईए काफी कुछ करने की तैयारी में होगी। क्या होगा इसके बाद? क्या इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया जाएगा? अभी एक एक करके सिलसिलेवार बताएं। बिल्कुल राजीव, मैं अभी एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और आपको बताऊं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी कर दी गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अपने कैमरा पर्सन अवधेश को बताऊंगा कि वो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए सामने जो देख रहे हैं, 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था ये है और इसकी दूसरी साइड भी सुरक्षा की व्यवस्था है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दिए गए और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहां पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले एनआईए के दफ्तर के बाहर से 3 गाड़ियां निकली है और ये गाड़ियां कहां गई है अभी किसी को पता नहीं। क्या एयरपोर्ट गई है, उसमें कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे थे, वो वहां डायरेक्ट गई हैं या पटियाला हाउस कोर्ट गई हैं, कहां गई है इसके बारे में जानकारी है। लेकिन एनआईए ने अपनी पूरी कमर कस ली है। जैसा कि जावेद बता रहे थे कि वहां पर लैंड होने के बाद जैसे उन्हें यहां पर लाया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बना करके लाया जाएगा, जल्द से जल्द पहुंचाया जाए क्योंकि सुरक्षा का मामला है और उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। वो फिजिकली कहीं कोई असॉल्ट तो नहीं हुआ है, क्या स्थिति है, इसे लेकर के एक मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा क्योंकि प्रोटोकॉल के दौरान ये सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो ये प्रत्यर्पण संधि के जरिए लाया गया है तो उसमें कोई खटास पैदा ना हो। इसीलिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में लगातार बैठकों का दौर चला है, लगातार बैठकें हुई है। अजीत डोभाल उस बैठक में शामिल हुए, उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर में भी लगातार बैठक हुई है। राजीव, एक बड़ी बात यह है और इंडिया न्यूज दर्शकों को बता रहा है, जो मुंबई हमले के हीरो रहे हैं आज वही हीरो मुंबई हमले के आरोपी राणा को जबरदस्त जो है सवालों की बौछार करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो अभी एनआईए के डीजी हैं सदानंद वसंत दाते, उस समय 2008 मुंबई हमले के हीरो रहे हैं और उस समय उन्होंने आतंकवादियों को ना कुछ चने चबा दिया था, मुंहतोड़ जवाब दिया था और उसी जवाब में राष्ट्रपति की ओर से उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और आज इसी हेडक्वार्टर को लीड कर रहे हैं और उसी के अंदर जो टीम होगी वो पूछताछ करेगी और अब
तहव्वुर राना को जो कोई भी माफी नहीं मिलने वाली है। लगातार उनसे एक एक खून का बदला लिया जाएगा। जो 160 से ज्यादा मौत हुई है, एक एक कतरा जो बहा है, 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, उन सब का जवाब जो है राणा को देना पड़ेगा। सलाखों के पीछे उनकी एक एक सांसें गिनी जाएगी और एक एक कड़ियां भी जोड़ी जाएगी, क्योंकि एनआईए ने पूरी तैयारी की है। जिस तरह से मोदी सरकार 2019 से लगातार कोशिश कर रही थी और अब जाकर के सफलता हासिल हुई है, और 10 अप्रैल भारत के इतिहास में जो है सो दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान भी अब अपनी कन्नी काटनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान अब तहव्वुर राणा से पीछा छुड़ाने लगा है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान का नागरिक भी नहीं है, उन्हें रिन्यूअल भी नहीं कराया है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को जो पनाह दे रखा है, अब वो चलेगा नहीं। अब वो भूल जाएं कि वो अब भारत नहीं है। भारत और भारत की सरकार हर डिप्लोमेसी पर जो है सो पाकिस्तान को करारा जवाब देगा और तहव्वुर राणा को सलाखों के पीछे पहुंचा करके उसका भी बदला लेगा। जी जावेद मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस वक्त एयरपोर्ट के पास से जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, कुछ तस्वीरें, कुछ आहट, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इधर से ही निकालना है या फिर कोई रास्ता दूसरा अपना कर ले जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न तो है। देखिए राजीव, जो हमारी बात हुई थी दिल्ली पुलिस के कुछ सोर्सेज से, उनका कहना है कि जो बटालियन है, जिसको बटालियन को तैनात किया जाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस की कल एक मीटिंग भी हुई थी सीनियर अधिकारियों की एनआईए के हेडक्वार्टर में, जहां पर ये बात की गई थी कि किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, रूट क्या रहेगा। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस का अहम रोल है, क्योंकि एनआईए के सुपरविजन में सिक्योरिटी में तहव्वुर राणा होगा। इसके अलावा स्वात की जो कमांडो है स्पेशल सेल की, वो इस पूरे तहव्वुर राणा के साथ उसके जब यहाँ से उसकी गाड़ी निकलेगी उसको लेकर वो साथ में स्वात कमांडो रहेंगे। इसके अलावा जो 3rd बटालियन होता है, आमतौर पर 3rd बटालियन दिल्ली पुलिस की वो बटालियन है जिसमें खास तौर से जो बड़े आतंकवाद होते हैं या बड़े गैंगस्टर्स होते हैं या फिर वांटेड आतंकवादी होते हैं, उनको पहुंचाने का डेजिग्नेशन तक पहुंचाने का काम होता है। तो यहाँ से राजीव देखिए, पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 1 जो कि एयरफोर्स स्टेशन पालम का है, यहां से जो है अभी दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो एक निकली है, जो दिल्ली पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो जिप्सी की बात करें या फिर जो स्कॉर्पियो आमतौर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो गाड़ी का मूवमेंट लगातार यहां पर सुबह से ही हो रहा है। और इसके अलावा जो तहव्वुर राणा को निकालने की जो बात है, वो इसी गेट से निकालने की बात आ रही है और पूरी सिक्योरिटी के साथ तहव्वुर राणा को लेकर यहां से एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और एनआईए हेडक्वार्टर में ही मेडिकल जांच और जो एक लीगल प्रोसेस होता है कि जिसमें सबसे पहले ये होगा कि तहव्वुर राणा को यहाँ पर जो अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अमेरिकन ऑफिसर्स होंगे, वो एनआईए के जो 7 अधिकारी उनके साथ वो साथ होंगे। उसके बाद यहाँ पर जब फ्लाइट लैंड होने के बाद जब यहां पर वो पहुंचेंगे तो लीगल प्रोसेस पे वो एक सिग्नेचर होगा, उनको हैंडओवर किया जाएगा एनआईए की टीम को, जो एक प्रोसेस होता है। उसके बाद यहां पर तहव्वुर राणा को बताया जाएगा कि आपको साल 2009 के जो 26/11 आतंकी हमला था उसमें आप मेन साजिश करता और आपके खिलाफ कई ऐसे सबूत है और एफआईआर दर्ज है, उस मामले में आपको यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर यहां से लीगल प्रोसेस होगा कि तहव्वुर राणा को यहां पे गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार के बाद फिर वो हैंडओवर जो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होंगे, वो 2 हैं या 3, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, वो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होंगे वो एनआईए को हैंडओवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इस वक्त के लिए धन्यवाद कहता हूं जावेद, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां पर तस्वीरें कहीं ज्यादा अहम हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मैं शुक्रिया करता हूं। मनोहर मेरे साथ लगातार बने रहेंगे और इस बीच मेरे साथ दूसरे खास मेहमान जो लगातार जुड़े हुए हैं, सुधाकर सुरातकर जी, पूर्व आईपीएस मुंबई पुलिस, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह, पूर्व एनएसजी कमांडो। आपने देखा होगा ताज होटल पर जिस तरह जो एक्टिविटी हुई थी जिसमें मेजर उन्नी कृष्णन ने शहादत दी थी, मेजर सुरेंद्र सिंह उस दौरान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। अश्विनी दुबे एओआर सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार पूर्व डीजी रहे हैं, वो भी मेरे साथ हैं। सुधाकर सुरातकर जी, सबसे पहले तो आपका रुख करूंगा, आप पूर्व अधिकारी रहे हैं मुंबई पुलिस के। तहव्वुर राणा जैसे शख्स का आना, भारत आना, जो पूरी रेकी में शामिल रहा, पूरे लॉजिस्टिक्स में शामिल रहा, यहां पर एक ट्रैवल कंपनी खोली जिससे कि सारी चीजें एट ईज के साथ बिना शक के दायरे में आए की जाती रहे,
उसका कब्जे में आना कितना अहम है इस केस को लेकर सुधाकर सुरातकर जी? ये बहुत अहम है और मैं भारत सरकार का अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करूंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा। इसमें देखिए कुछ बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। जब इस तरह का कोई अटैक होता है तो ये बहुत प्लानिंग के साथ होता है और इसमें जो बात एक सामने नहीं है, एक बात मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि इन लोगों का इरादा जो था ये बचकर वापस जाने का था। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताज होटल के बाहर जो बॉम्ब फूटा नहीं, आरडीएक्स रखा गया था, स्टेशन पे आरडीएक्स रखा गया था जो फूटा नहीं, जो और जिसको हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकामयाब कर दिया, अगर वो हो जाता तो इनको भागने का मौका मिल जाता। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात जो है, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साजिश जब तक इनमें लोकल कोई शामिल ना हो तब तक नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन लोकल लोग थे ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इसमें हमें ये सारी साजिश जो है, ये सारी साजिश को खुलकर सामने बातें आएंगी। पाकिस्तान का रोल तो सब जानते हैं, लेकिन और भी लोग जो हैं, हमारे यहाँ के भी जो लोग हैं और कनाडा और भी कहीं के भी है, तो जो बहुत बड़ा जो साजिश है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके हर पहलू को हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ बातें आप खुलकर ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बात पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इस समय नहीं तो सब खुलासा उसका बाद में आना चाहिए। मैं आपके शब्दों का पूरा आदर करता हूं क्योंकि आप मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे हैं और आपने एक लाइन में वो बात कह दी जो बात वाकई होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटजी, हम क्या कर रहे हैं, इस बारे में हमारी बातचीत से अगर कोई अंदाज़ा लगा लेता है तो वो हमारे ही खिलाफ चला जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जितने भी 10 आतंकवादी आए थे, इसमें से एक को तो हमने प्रॉपर ड्यू ट्रायल के बाद उसको फांसी की सजा हुई, लेकिन बाकी 9 को ढेर कर दिया। कई नाम इसमें रहे, हेमंत करकरे, तुकाराम मोमले जैसे लोग जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, लेकिन मुंबई को पूरी तरीके से इन आतंकवादियों के कब्जे में आने से बचा लिया। खैर, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ पूर्व डीजी के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये 10 टेररिस्ट थे, इनके पीछे तहव्वुर राणा था, उसके साथ डेविड कोलमैन हेडली था। तहव्वुर राणा के बारे में यह बात साफ है कि वो पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था। आर्मी में डॉक्टर हो, बढ़ाई हो या किसी भी रैंक पर हो, कोई भी काम करता हो, उसको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी सोच वैसी डेवलप की जाती है। जहां तक ये डॉक्टर था तो उम्मीद करता हूं मेजर की रैंक तक तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं होगा ये। तो वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल तहव्वुर राणा ने लश्कर के साथ रहते हुए किया। क्या तहव्वुर राणा के यहां आने के बाद हमें इस बारे में कॉन्क्रीट एविडेंस और उनके सिरे मिलेंगे जिसमें हाफिज सईद, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और उनकी ट्रेनिंग के इन्वॉल्वमेंट्स के सारे सबूत मिल पाए? ब्रजेश कुमार जी। राजीव जी, पहले तो मुझे अपने यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए। देखिए, ये जो मैं थोड़े कुछ कटु प्लेन स्पीकिंग करूंगा। ये अच्छी बात है कि हमारे पास में आज तवर्रुर राणा साहब को यूएस से यहाँ लाया जा रहा है, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। ये जो घटना हुई थी, अगर आप गौर फरमाएं, 16.5 साल पहले 26 तारीख को एग्जैक्टली तो किसने जरूरत की थी हिंदुस्तान के कमर्शियल कैपिटल में आकर घुस करके और इस तरह के हरकत करना, ताज होटल हो या वीटी स्टेशन हो या वो क्या कहते हैं होटल ट्राइडेंट हो, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, इस तरह का चीज होना एक हिंदुस्तान जैसे स्ट्रांग देश के लिए एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति पैदा करता है। और उससे ज्यादा इस घटना के बारे में पता ना होना कि ये प्लॉट चल रहा है। और 16 साल तक, जैसे हमारे पुलिस साहब के अफसर ने बताया, हमने प्लॉट को अनर्थ नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है और उससे भी ज्यादा हमको शर्मनाक लगा कि इसके बाद भी हमने कुछ
कार्रवाई नहीं की जो ऑफेंसिव एक्शन हो सकती थी, कि पाकिस्तान इस तरह की जरूरत ना कर। ये मैं बात कर रहा हूं, मैं तो सर्विस में था उन दिनों, 2008, 9, 10, 11, 12 की। क्या संभव है इस तरह की चीजें? क्या हम लोग इतने पैसिव थे या पैसिव रहे हैं? अगर हम अपनी दृष्टि दौड़ाएं, 1992 के भी जो राइट्स बंबई में हुए थे, उसके किंग पिन अभी भी बैठे रहे, कहीं बैठे हुए हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ टेररिस्ट को हमने काबुल में जाके रिटर्न किया था, एग्जैक्टली 1997-98। जी, वो क्यों किया था? जो हमारे पास टेररिस्ट हमने पकड़े थे, उसके ऊपर कोर्ट केसेस और पनिशमेंट, और वो हम नहीं कर पाए थे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं और भी मैं और भी चर्चा करूंगा सर। इस माहौल में तसव्वुर राणा का यहाँ पे आना एक उपलब्धि माना जा रहा है। ये अच्छी चीज है, ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इसके अंदर नॉट ओनली हमारे सुरक्षा के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, देश के लोग, बट देश की जो प्रतिष्ठा है, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, फॉरेन पावर है, उसका भी समावेश होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं। तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली, जो दाऊद गिलानी जिसका नाम है, अबू जुंदाल जिसे लाया जा चुका है, हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी। अभी इसमें हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी जो खुलेआम पाकिस्तान में घूमते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर यहां पर है। पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। इन कहानियों को फिल्म के पर्दे पर उतारना आसान होता है, लेकिन अगर असल इसको परफॉर्म करना हो तब बहुत धीरज, धैर्य, पेशेंस और एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। आप ताज होटल में थे, सुरेंद्र जी बताइए उस वक्त क्या हालात थे अंदर के, और कैसे आप लोग न्यूट्रलाइज कर रहे थे उन टेररिस्ट को? ताज होटल के उस समय हालात ऐसे थे, जिस तरीके से किसान के खेत में गेहूं की पूली पड़ी रहती, इस तरीके से लाशें पड़ी थी वहां पे। निर्दोष लोगों को जिस तरीके से मारा गया, ना बुजुर्गों को बख्शा, ना बेटियों को बख्शा, ना छोटे बच्चों को बख्शा। इन्होंने बहुत ही तांडव मचाया हुआ था, जहां देखो वहीं खून खराबा। तो उस हालात में होटल के बारे में कोई हमको ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, कोई मैप नक्शे वगैरह नहीं थे किसी तरीके का भी, और आतंकवादियों का भी डिटेल पता नहीं चल रहा था कितने आतंकवादी हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग करके, आग लगा के। तो हम लोगों ने लगातार उसको जो है पहले न्यू ट्रंट ताज को क्लियर किया, और उसके बाद जो है ना वो ओल्ड ताज की तरफ भाग गए। तो ओल्ड ताज की तरफ से निकाला लोगों को बार बार, जो है ना जहां जहां वीआईपी रुके थे, गेस्ट रुके थे, जिन कमरों का पता चल रहा था उनका बाहर से हमारे अधिकारी बता रहे थे, तो उन कमरों में जाके उनको निकाल रहे थे। इसी दौरान जो है ना बीच में लगातार फोन आते आते, तो बीच में फोन आया कि सेकंड फ्लोर से किसी को निकालना है। पाकिस्तान से फोन आया, कोई महिला रोते हुए बता रही है। तो तब उनको निकालने के लिए वहां गए। तो ये ताज होटल का जो मेन गेट है ओल्ड ताज का, उस गेट के वहां से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर के लिए, और साइड से तीनों चारों तरफ बालकोनी बनी हुई है वहां पे। तो वो जो बालकोनी बनी हुई, तो उन सीढ़ियों से जो बीच के अंदर जब चढ़े, तो बीच में जाने के बाद जो है चारों तरफ से जो ना आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो प्री प्लान जो ना एक फोन किया गया था, उस फोन के भाई वहां ट्रैप करना है, और वहां पर एक अम्बुश लगा दिया उन्होंने। तो तब वह नंबर जो एक नंबर आगे चला हुआ था, जो है सुनील जोधा करके एक लड़का, उसको 8-7 गोलियां लगी और गिरने लगा वो। उसके बाद दूसरे नंबर पर साथ साथ जो है ना सुनील यादव करके था, उस लड़के ने उसको पकड़ा, तो जो गिरा तो उसकी हिप में भी 2 गोलियां लगी। तीसरे नंबर के ऊपर मेजर संदीप उन्नी कृष्ण साहब थे, उन्होंने जो है ना सामने के गेट से जब नहीं फायरिंग आ रहा था, तो उस गेट में एंट्री करी, और हम लोगों को पीछे वाली हीट को बोला कि आप इनको संभाल लो आप, और मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। अब वो जो अंदर घुसे, तो वहीं जो है ना उस मुठभेड़ के अंदर वो लड़ते हुए जो है ना वीरगति को प्राप्त हुए, और बाकी जो साथियों को गोलियां लगी उनको हॉस्पिटल भेजा गया। और उन आतंकवादियों को जो अटैक मारा, तो वो वहां से जगह छोड़ के भाग गए वहां पे। और उस बीच में जो है ना वो मेजर साहब का रेडियो सेट भी उठा ले गए, और जो ना उनका MP5 भी उठा के निकल गए। तो वो लगातार चलते चलते अब जहां जाए, तो रेडियो सेट पे जो मैसेज आता वो मैसेज भी वो सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी उनको पता चल रहा है, उनको हर तरीके से जो ना गाइड किया जा रहा था। जब नुकसान बार बार हो रहा था, तो ये अंदाजा लगाया कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो पीछे से फिर देखा, तो फिर मेजर साहब की बॉडी वहां एक पर्दे में लपेट के उन्होंने
एक सोफे के पीछे शिफ्ट करके निकल गए थे। वो बॉडी मिलने के बाद क्लियर हुआ कि रेडियो सेट भी है, तब तो बगैर रेडियो सेट जो ना और बगैर इंफॉर्मेशन के ही जो ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो तब जो लगातार एक साइड से फिर हमने क्लियर करना शुरू किया। हमने 5वीं मंजिल को क्लियर किया, फिर उसके बाद चौथी मंजिल को क्लियर किया। चौथी मंजिल में जब लोगों को निकाल रहे थे साथ साथ, तो वहां एक मिलिटेंट को हमने 4 में से 1 को मार लिया। वहां हमारी मुठभेड़ हुई आमना सामना, तो उसको मारने के बाद जो है फिर तीसरा मंजिल भी क्लियर किया। तो ऐसे करते करते सेकंड फ्लोर पे सुरेंद्र जी यकीन नहीं करेंगे, आप कहानियां बता रहे हैं, रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने उन तस्वीरों को देखा और हम लोग यही सोच रहे थे कि अंदर चल क्या रहा है, कैसे आप लोग उन आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इस कार्यक्रम के दौरान ही आरके सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। 26/11 जब हुआ था उस दौरान केंद्रीय गृह सचिव थे। आरके सिंह साहब, बहुत स्वागत है, बाद में आप मंत्री भी रहे, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर आने के लिए। तहव्वुर राणा असल कॉन्स्पिरेटर, जिसने सब कुछ रचा, जिसने सारी तैयारी की, भारत लाया गया, क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ी सफलता है। इससे ये देखिए 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो यह मैसेज देता है जितने आतंकवादी हैं दुनिया में उनको, कि वो ये ना समझें कि भारत पर टेररिस्ट अटैक कर देंगे और फिर वो इधर उधर महफूज घूमेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। देर सवेर हम उनको पकड़ करके जरूर लाएंगे और उनको यहाँ आकर के हमारे कोर्ट का सामना करना होगा और सजा भुगतना होगा। यह मैसेज जाता है, यह दुनिया के सभी टेररिस्ट को यह मैसेज जाता है। जो भी इस हमले में 26/11 के हमले में जो भी लोग मरे, करीब 166 लोग मरे, 300 लोग घायल, उनके जो सगे संबंधी हैं उनको संतोष होगा कि जो उनके सगे संबंधी जो मरे उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको पकड़ के ले और उसको सजा मिलेगी। ये सबके दिल, ये सबके दिल में होगा सर, ये सबके दिल में होगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा माहौल बना दिया था। लेकिन 26/11 आतंकी हमले में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को क्या आप कूटनीतिक जीत मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया था ट्रंप के साथ मुलाकात में, और उसके तुरंत बाद ये हुआ। ट्रंप ने कहा था कि उसको तुरंत भेजते हैं। ये हमारी कूटनीति की जीत है। और जो 26/11 हमले में जो इसके परपेट्रेटर्स थे, इसके जो योजना बनाने वाले पाकिस्तान में थे, उनके बारे में कुछ बहुत सारी जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन कुछ और जानकारी हमको इससे मिल सकता है। इसके इंट्रोगेशन से, तहव्वुर राणा के इंट्रोगेशन से जानकारी मिल सकती है। इसके अलावे तहव्वुर राणा कई बार भारत आए, हेडली को भी कई बार भारत भेजा। जो हमला हो तो ये आतंकवादी हमला कहाँ किया जाए उसका सर्वे कर दे। तो भारत में इसका कहीं पर कोई स्लीपर सेल है तो इसकी जानकारी हम एकदम आप सही बात कह रहे हैं, एक स्लीपर सेल की आप बात कह रहे हैं, और यही हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी इशारा कर रहे थे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप उस वक्त केंद्रीय गृह सचिव थे। ठीक यही बात मेजर जनरल ब्रजेश कुमार कह रहे थे कि भारत में बैठा हुआ वो स्लीपर सेल कौन है जिसने इनको एट ईज किया, बहुत आसानी दे दी। चर्चाओं में मुंबई की इस वक्त वो जेल भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा को उस जेल में रखा जा सकता है। कौन सी है वो जेल और क्यों इस जेल की चर्चाएं हो रही हैं, हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम मुंबई के अर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं और जेल के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसका सबसे ज्यादा जिक्र जो है 26/11 को लेकर रहा है। यानी अंडा सेल और 26/11 जो ट्रायल रही है वो इसी जगह पर हुई है। और आप देखिए, आप देखकर अंदाजा लगाइए, ये जो आपको लोहे की चद्दर से ढका हुआ जो हिस्सा दिख रहा है, यहीं 26/11 ट्रायल शुरू हुई थी। और आपको मैं बताऊं कि ट्रायल शुरू होने से पहले जब यहाँ रिपोर्टर्स या मीडिया को जब यहाँ बुलाया जाता था या जब हम आते थे, तो कम से कम 4 बार जो है सिक्योरिटी चेक होता था और उसके बाद यहीं पे ट्रायल शुरू होती थी। यहीं पास में ही अंडा सेल है जिसमें अजमल आमिर कसाब को रखा गया था। बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा को
जब मुंबई लाया जाएगा तो उसे इसी जेल में रखा जाएगा और ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो इसी जेल में पूरी की जा सकती है। चूँकि इस पूरे मामले में अजमल आमिर कसाब को जब यहाँ कैद में रखा गया था तो यहीं उसे जब ट्रायल शुरू होती थी तो उसे यहीं लाया जाता था और ट्रायल ख़त्म होते ही उसको फिर से अंडा सेल में ले जाया जाता था। मकसद और मतलब इसका यही था कि अजमल आमिर कसाब एकमात्र आतंकवादी ऐसा था जिसे जिंदा गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका साथी अबू इस्माइल वो इनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके अलावा पुलिस या जो जांच एजेंसियां थीं वो यही चाहती थीं कि अजमल आमिर कसाब को किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचे। क्यों? क्योंकि यही एक सबूत था जिससे ये साबित होता था कि मुंबई में होने वाले 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का अहम रोल रहा है और ये पूरा हमला पाकिस्तान के जरिए कराया गया। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। शाहिद अंसारी की हम रिपोर्ट देख रहे थे और वो आर्थर रोड जेल के बारे में बता रहे थे जहां पर अजमल आमिर कसाब को रखा गया था। पूरी उम्मीद है क्योंकि ये मामला मुंबई में हुआ था, ये भी चांसेस हैं कि तहव्वुर राणा को वहां ले जाया जा सके, लेकिन इसके लिए एक ऑप्शन दिल्ली का तिहाड़ जेल का भी है। लेकिन खैर हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ अश्विनी दुबे, AOR सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, एक ऐसा एक्स्ट्रेडिशन जिसके पहले एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली है, ये आसानी से हुआ एक्स्ट्रेडिशन नहीं है। एक के बाद एक वो अपील करता रहा, लगातार वो अपने को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ खारिज कर दिया तब उसको आना ही पड़ा। भारत में कानूनी प्रक्रियाएं अब किस लिहाज से, किस तरीके से आगे बढ़ती आप देखते हैं, विस्तार से समझाइए क्योंकि हर कोई समझ नहीं पाता। देखिए, सबसे पहले तो ये भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। हमारी एजेंसीज के लगातार अथक जो प्रयास हैं, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स में और वहां की कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर अप टू टॉप कोर्ट तक जिस तरीके से पैरवी की गई, एविडेंसेस को रखा गया और एक्स्ट्राडीट करके भारत लाया गया, ये एक बड़ी राजनीतिक, कूटनीतिक और कानूनी जीत है। अब चूंकि भारत में प्रथम दृष्टया सबूत तहव्वुर राणा के खिलाफ मौजूद हैं, कॉलमैन हेडली को सजा हो गई है, अजमल आमिर कसाब को भी आपने देखा कि भारत में फांसी मिल चुकी है। अब इसका मेन जो मास्टर माइंड है ये तहव्वुर राणा, जो 26/11 से पहले नंबर ऑफ विजिट्स उसने भारत में किया और यहां से पाकिस्तान गया यूएस पासपोर्ट पर। उस समय की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको सस्पेक्ट नहीं किया कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, क्योंकि यूएस पासपोर्ट पे आया और हो सकता है वो व्हाइट अमेरिकन हो, ये सोच करके उन्होंने किया और बड़ी क्लेवरली उसने अपनी आइडेंटिटी को कंसील किया। उस समय क्या एजेंसीज कैसे वो नहीं पकड़ पाई, क्या हुआ, वो एक अलग विषय। परंतु अब चूंकि वो यहां आया, आने के बाद भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक उसको जो हमारे इंटरोगेशन है एजेंसीज, क्योंकि ये एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी है कि कितने ऐसे लोग स्लीपर सेल में भारत में काम कर रहे हैं जिन लोगों ने इस पूरे प्लॉट को अंजाम देने में भूमिका निभाई। उसको उस नेक्सस को ब्रेक करना और उसको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लेकर के आना एक सबसे बड़ी, क्योंकि आपने सिर्फ एक उसके मास्टरमाइंड को पकड़ा है, लेकिन उसके तमाम जो एसोसिएटेड लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की, वो लोग अभी उस पकड़ से बाहर हैं। इसलिए ये जरूरी है कि जो की प्लॉटर है, मास्टरमाइंड है, वो यहां आए और 2-3 तो अभी वैसे भी नहीं आए। क्योंकि हेडली को ऑलरेडी 35 वर्ष की सजा हो चुकी है। उसके बयान में आप देखें तो उसके बयान में साफ तौर पर वो बात भी उसने कहा, नहीं, सरकारी गवाह जब हेडली वहां बना था, सरकारी गवाह बनने के बाद ही तहव्वुर राणा को वहां पर फिर सजा हुई है, 14 साल की सजा हुई है। और सरकारी गवाह बनने के बाद हेडली ने बहुत खुलासे किए कि तहव्वुर राणा किस हद तक लश्कर के साथ मिला हुआ था। निश्चित। और उसके बाद लश्करे तैयबा के बाकी जो लोग हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा भी उसी तरह से की कॉन्स्पिरेटर्स में से एक कॉन्स्पिरेटर है, बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं और उनके जो एसोसिएटेड जो प्रॉक्सिमेट टेररिस्ट या टेररिस्ट एजेंसीज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको अरेस्ट करना, उनको कानूनी प्रक्रिया में लाना, ये भी अगर जब तक संभव नहीं होगा, तब जब तक नहीं आएंगे तब तक इस मामले का पूरा जो लीगल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लगातार एक के बाद एक अटैक्स हुए और बड़े
प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत, और वो कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए भारत में बड़े सारे जो लोग हैं उन लोगों ने मदद किया होगा। तो इसके इंटरोगेशन के बाद वो सारी बातें सामने आएंगी, क्योंकि कसाब तो एक जस्ट उसका प्यादा था, मेन आदमी अब आया है, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय प्रक्रिया के मुताबिक, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रेडिशन की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच में जो 1997 में ट्रीटी हुई है, उस ट्रीटी के तहत एक बात यह भी है जो प्रमुख बिंदु है कि इसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। अच्छा। तो ये भी एक यानी अबू सलेम वाला किस्सा यहां भी रिपीट होगा, आप यही समझ रहे हैं, जैसे पुर्तगाल ने बातें कही थी। बिल्कुल, देखिए भारत और अमेरिका का जो एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी है जो 1997 में शामिल हुई थी, उसकी उपधारा 1 के तहत यहां फांसी की सजा उसको नहीं दी जाएगी। तो अब ये देखना है कि क्या भारत अमेरिका के साथ उस एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी को अमेंड करने की कोशिश करता है जब इसको सजा हो जाए, क्योंकि ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर एक की प्लॉटर है तो निश्चित तौर पर जो अजमल आमिर कसाब को सजा हुई है वही सजा इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेटर है और कॉन्स्पिरेटर इक्वली उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। हमारे इंडियन पिनल कोड जो उस समय था, या जो हम यूएपीए की बात कहें, जो कि एक्यूज होता है, जो उसको एग्जीक्यूट करता है, तो अब एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी को अमेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी राजनयिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेसी में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है दुनिया में। ठीक है। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, अब दो सवाल सामने आते हैं। एक तो तब के केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने वही बात बोली जो आप भी बोल रहे थे कि वो स्लीपर सेल, उसके लिए क्या किया गया, उसको भी हमें देखना होगा, इशारा वो भी यही कर रहे थे। दूसरा, अभी हमारे साथ अश्विनी दुबे कह रहे थे कि जो ट्रीटी हुई है उसमें डेथ सेंटेंस हम नहीं दे सकते। क्या ट्रीटी अमेंड की जा सकती है इसके बाद? क्या ट्रीटी अमेंड हो सकती है? और अगर हो सकती है तो फिर ये कितना आसान काम है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसके बारे में 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं। देखिए, पहला ये जब 2008 में घटना घटी तो जब हमको पता चला तो हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारा पुलिस, हमारा एनएसजी, हमारा जो क्या कहते हैं वॉर रूम है कैबिनेट का, सब एक्टिव पे आ गए, सब बड़ा अच्छा। बट ये सब आफ्टर रिएक्शन था, तो फंक्शनल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो एक पॉलिटिकल लेवल पे जो कि आजकल दिख रहा है, उससे ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लेवल। अगर आपने या हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसका फायदा नजर आ रहा है देश को। जो अपने कर्मी हैं, सुरक्षा दल के हों, पुलिस के हों, आर्मी के हों, तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, उनका दायरा सीमित है। लेकिन भटक तो और कोई खुलने की, और इसके साथ लिंक्ड है इंटेलिजेंस। किसी जमाने में कहते थे कि ये इंटेलिजेंस का काम है, ये तो आर्मी की इंटेलिजेंस करेगी, रॉ करेगी, आईबी करेगी, बीएसएफ की करेगी, पुलिस की इंटेलिजेंस करेगी। लेकिन आजकल जमाना अलग सा हो गया है। इंटेलिजेंस हर एक देशवासी का काम है। एग्जैक्टली। नजर खोल के रखना, कान खोल के रखना, और कोई चीज जो ठीक नहीं लग रही है उसके बारे में पुलिस को बताना। तो इसमें हमें जागरूकता की आवश्यकता है, और आपके माध्यम से और बाकी संस्थानों से यह बहुत आवश्यक है कि पुलिस भी प्रोग्रेसिव हो, लोगों को चीजें रिसीव करे। अगर इंटेलिजेंस होती है तो आपके यहाँ स्लीपर सेल काम नहीं करते हैं। आपकी पॉलिटिक के लोग जो हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, वो भी गेम खेलते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी। उसी का मैं जिक्र कर रहा था 1992 की जब बात कर रहा था, वो काफी इसके ऊपर में चर्चा हो। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो चाहिए सीनियर लेवल पे, फंक्शन लेवल पे, और दूसरा देश के सब लोगों का ये काम। एक और बिंदु जो मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे हमारे नॉन टेररिस्ट पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हमको पता है, डोजियर पाकिस्तान के साथ जब बातचीत करते हैं तो मोटी मोटी डोजियर बनाते हैं, उनको देते हैं। होता क्या है? कुछ नहीं। तो इंटरनेशनल का जो डर्टी गेम है, ये इंटेलिजेंस का जो गेम है, क्लीन गेम नहीं है।
इट्स अ डर्टी गेम। खैर मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, मुझे लगता है आजकल पाकिस्तान कुछ अज्ञात हमलावरों से परेशान है जो ऐसे आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहा है। हम भी नहीं जानते कि वो कौन है अज्ञात हमलावर, कौन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी अब तक किसी को ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन आपने कहा कि वहां पर आतंकवादी घूम रहे हैं। तहव्वुर राणा को लेकर पाकिस्तान की MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान सामने आ गया है। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से किनारा कर लिया है, कहा 20 साल से कोई दस्तावेज रिन्यू ही नहीं करवाया। तहव्वुर राणा पाकिस्तान का नहीं, कनाडा का नागरिक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बात से कैसे इनकार करेगा कि यह तहव्वुर राणा पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर था और पाकिस्तान की आर्मी में एक अधिकारी था और पाकिस्तान की आर्मी में सर्व करने के बाद ये कनाडा के लिए निकला था। तो कई चीजें हैं जो पाकिस्तान को घेरती हैं, महज कह देने से कुछ नहीं होता। On the Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. बहुत सेलेक्टिव जवाब दिया है पाकिस्तान के MEA ने, और कुछ डिप्लोमेसी होती भी ऐसी है, खुद को बचाने के लिए शब्दों में उलझा के रख देती है। लेकिन सुरेंद्र सिंह, पूर्व NSG कमांडो, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, हम सबसे बात कर सकते हैं क्या किया जाना चाहिए था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जब मौका होता है और हम ब्लाइंडली किसी दुश्मन को, एडवर्सरी को निपट रहे होते हैं, तो उसके पहले पूरी एक तैयारी कम से कम पेपर पर की जाती है। आप लोगों ने क्या कोई तैयारी की थी अपने सीनियर के साथ कि कहां किस तरीके से इस होटल को कवर करना है और कैसे एक एक फ्लोर को न्यूट्रलाइज करना है? नहीं, उस समय इतना वक्त नहीं था, जो वो क्योंकि अचानक हमला था, कोई प्लानिंग हमला था नहीं। और एक जो है जो फोर्स यहाँ से जानी थी, तो उसके बारे में वहां मुंबई जो होटल का कोई नक्शा, कोई किसी तरह का ब्लूप्रिंट इस तरह का कोई था नहीं। और हमारे यानी किसी भी फोर्स के पास नहीं था, क्योंकि वहां पुलिस ने ऑपरेशन को लड़ा पहले, पुलिस के बाद नेवी की मैरीन कमांडो ने आके लड़ा, तो किसी को ऐसा पेपर नहीं था। तो हम लोगों को ये बता दिया गया था कि देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है, उसमें लोग जनता फंसी हुई है, उनको बचाने के लिए हम जा रहे हैं। मिलिटेंट को भला ही हम 1-2 घंटा बाद में मार देंगे, पर अगर कोई निर्दोष आदमी हमारी गोली से ना मरे तो उनका बचाव करते हुए इसी तरीके से फिर एक रणनीति के तहत जो ना, तो रोजमर्रा हर रोज ट्रेनिंग रहती है। यहाँ जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप है, इनका बस यही काम है, डे नाइट फायरिंग और जो है ना ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है। तो वो सब आत्मविश्वास से और एक के बाद एक आगे बढ़ते रहे, और धीरे धीरे जब 2-3 दिन हो जाते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो 1-2 घंटे के अंदर ही आदमी उसमें समाहित हो जाता है उसी माहौल के अंदर। तो ये तो लगातार जो 3 दिन लड़ाई चली, ये इसमें कोई तैयारी ऐसी नहीं थी, कोई नक्शा नहीं था, होटल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, होटल का कोई ऐसा कर्मचारी या कोई ऐसा आदमी नहीं था जो हम लोगों को गाइड कर सके। हाँ, एक बंदा बीच में आया जरूर था, उन्होंने बोला ये आपको गाइड करेगा, पर वो जब अंदर गया तो उसने जो लॉबी के अंदर वहां देखा खून खराबा इतना ज्यादा है, तो कहने लगा जी मैं तो नहीं जा सकता हूँ। हमने कहा भाई आप आए थे, आपको तो बड़ा बहादुरी के साथ भेजा है कि आप बताओगे। नहीं नहीं सर, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मैं इतना खून नहीं देख सकता, मैं तो वैसे आपको मैंने सोचा कि वैसे अंदर ठीक ठाक होगा और मैं चल के बता दूंगा, कोई कमरा नंबर वगैरह पूछेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो वहां तो सब अपनी सूझबूझ से और जो है ना अपने कमांडर जो साथ में साथी थे उनकी गाइडलाइन से जो है ना सारा का सारा काम किया। और हमारे पास ज्यादा अधिकारी नहीं होते हैं, और इसी लोहे जैसे जज्बे के साथ आप NSG कमांडो बने हुए हैं कि आम आदमी उस वक्त शायद अपनी तकलीफें गिनाने लगे, लेकिन डोंट नो व्हाई वी आर हियर टू डू और डाई, यही आप लोगों के दिमाग में रहता है, करना है या फिर खपना है, यही एक चीज यहां पर रहती है। अश्विनी दुबे मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी भाई, एक चीज, हाँ जी बोले सुरेंद्र जी।
मुझे 3 दिन पहले बेटा हुआ था, मेरी मिसेज भी हॉस्पिटल में एडमिट थी और बच्चा भी जो है ना, मैं घर भी नहीं गया हुआ था। और जो ना पर उस स्थिति से बजाय हम लोग जो ना देश को सर्वोपरि है, इसी तरह की ट्रेनिंग और मोटिवेशन हम लोगों को दिया जाता है कि जो देश है वही हमारे लिए सबसे पहले है, परिवार और व्यक्ति खुद बाद में है। तो इस तरीके की लड़ाई जो ना लड़ी जाती है। और दूसरी तरफ जो है, अभी बात जो कर रहे थे अधिकारी, जो बात कह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे जो बात मैं कहना चाहूंगा। मुझे आप मौका दें, क्योंकि जिस तरीके से उस समय देश के गृह मंत्री ने जो एयरपोर्ट के ऊपर पूरी रात हम लोगों को खड़ा रखा घंटों तक, तो सारी रात यहाँ पर निकाल दी, तो देश के गृह मंत्री का ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो हम लोगों को मोटिवेशन करने के लिए आए, 2-3 घंटे वहां निकाले और उसके बाद फिर वो ड्रेस बदली करने के लिए अपने घर जाए। और इसी बीच में पाकिस्तान का विदेश मंत्री यहाँ पे आया हुआ था, कुरैशी साहब, उसको प्राइवेट चार्टर से जो है ना पाकिस्तान भेजा गया और हम लोगों के लिए जिस जहाज के अंदर बैठे थे एयरपोर्ट का, उसको ये कह दिया गया ये जहाज खराब है, अब आप लोगों के लिए दूसरा जहाज चंडीगढ़ से आएगा, उस जहाज में हम लोगों को चलना है। तब सारी रात जो वो हमारा यहाँ खराब करता रहा। मुझे लगता है हालात बदले हैं, वक्त बदले हैं, जमीन पर एग्जीक्यूट करने वालों का सम्मान भी बढ़ा है, उनके इक्विपमेंट भी बढ़े हैं और उनको मदद भी बढ़ी है। लेकिन अश्विनी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि अमेरिका में जो ट्रायल चला, जिसके बाद तहव्वुर को 14 साल की 2 अलग अलग मामलों में सजा हुई, जिसमें डेनमार्क में भी एक हमले की साजिश की बात सामने आ रही थी, यानी हमारे पास उस सजा को दिलाए जाने के वो पेपर ऑन रिकॉर्ड हैं जो कि अमेरिका में थे, जिनमें तहव्वुर राणा के रोल के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में कई चीजें हैं, एग्जिबिट हैं और सबूत के तौर पर हैं। क्या अब जो यहां पर कानूनी कार्रवाई चलेगी उसमें उन चीजों को, उन दस्तावेजों को अदालत के सामने रखा जा सकता है जो अमेरिका में रखे गए? हाँ, निश्चित रखा जाएगा। और एक बात और बताऊं आपको, फर्स्ट कोर्ट जो थी, जब उस समय डेनमार्क का केस चल रहा था, तो हमारी एजेंसीज ने, एनआईए ने वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एविडेंसेस रखे थे कि उसने कॉन्स्पिरेसी किया, मटेरियल प्रोवाइड किया मुंबई टेररिस्ट अटैक में, और उसने तमाम जो यहाँ पर लोग आए उनको एग्जीक्यूट करने में बड़ी भूमिका निभाई। वहां की फर्स्ट कोर्ट ने उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया था। भारत बड़ा डिसअपॉइंटेड था, हमारी एमईए ने उस समय अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। वो सारे एविडेंस, क्योंकि यहां पर ये देखना होगा कि कैसे तहव्वुर राणा ने जो कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेसी में मटेरियल सपोर्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहां पर एग्जीक्यूट करने में जो उसने भूमिका निभाई, वो एक बड़ा रोल है। और जो यहां आया, रेकी किया, किन किन लोगों से मिला, क्योंकि आप याद करिए कुछ जर्नलिस्ट भी उस समय थे जो पोटेंशियली यहां की एक्टिविटीज को टीवी पर दिखा करके जो लोग वहां बैठे थे उन लोगों को मैसेजेस दे रहे थे। आप इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इतने बड़े टेरर एक्टिविटी को यहां पर एग्जीक्यूट किया और सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया। मैं ये भी कहता हूं, अगर अजमर आमिल कसाब नहीं मिलता और अब हमारी जो डिप्लोमेसी है उतनी मजबूत नहीं होती, तो और टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरह ये इंडियन, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। समय बदला है, सोच बदली है, दिमाग अब और ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे हादसों को देखता है। लेकिन अब मेरे पास समय कम है। आदर के साथ मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, आपकी कही गई बातें आरके सिंह भी एंडोर्स करते दिखे, अश्विनी दुबे आपका, सुरेंद्र भाई आपका बहुत शुक्रिया, और सुधाकर सुरातकर जी अभी इस वक्त मेरे साथ नहीं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब खबर